हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और जो 8 मार्च का आपका बायोलॉजी का एग्जाम है उसके लिए ये क्वेश्चन सारे के सारे रामबाण साबित होने वाले हैं, यानी कि सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का हमारा है एमनियोसेंटेसिस को समझाइए। तो एमनियोसेंटेसिस विधि क्या होती है, इस विधि को हमको समझाना है। तो एमनियोसेंटेसिस की यदि हम बात करते हैं तो देखिए एमनियोसेंटेसिस जो होती है यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। किसके परीक्षण की? भ्रूण का परीक्षण करने की एक तकनीक होती है। कोई भी अगर गर्भाशय के अंदर या मां के गर्भ में कोई भी बच्चा पल रहा होता है तो उस भ्रूण के अंदर जो भी अनुवांशिक विकृतियां हैं या जो भी अनुवांशिक विकार उपस्थित है उस भ्रूण के अंदर, उसका हम पता लगा सकते हैं इस एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से। तो एमनियोसेंटेसिस की यदि हम बात करते हैं तो यह भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है जिसमें हम क्या करते हैं, एक सर्जिकल सुई के द्वारा, किसके द्वारा? एक विशेष प्रकार की सुई होती है, सिरिंज जिसको हम कहते हैं। तो एक विशेष प्रकार की सिरिंज या सुई होती है जिसे हम सर्जिकल सुई कहते हैं। तो उसमें एक सर्जिकल सुई के द्वारा हम क्या करते हैं कि मादा के गर्भ से जो भ्रूण पल रहा होता है उसके चारों तरफ जो गुहा होती है उसमें द्रव होता है जिसको हम बोलते हैं एमनियोटिक द्रव। तो उस एमनियोटिक द्रव को हम क्या करते हैं, सर्जिकल सुई के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो सर्जिकल सुई के माध्यम से जब हम एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालते हैं और उस एमनियोटिक द्रव का हम परीक्षण करते हैं तो उस एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करने के पश्चात हम कई सारी अनुवांशिक विकृतियों का पता लगा सकते हैं जन्म से पूर्व ही। मतलब जन्म से पहले ही अगर कोई भ्रूण जो है गर्भाशय के अंदर विकसित हो रहा है तो उसका हम परीक्षण या टेस्ट कर सकते हैं। उसी की तकनीक को हम कहते हैं एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि एक सर्जिकल सुई के द्वारा, किसके द्वारा? एक सर्जिकल सुई के द्वारा मादा के गर्भाशय में जो एमनियोटिक द्रव होता है उसको शरीर से हम बाहर निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? उसको बाहर निकाल लेते हैं और इसके बाद उस एमनियोटिक द्रव में उपस्थित जो भ्रूणीय कोशिका होती है उसका हम संवर्धन करते हैं, यानी कि टेस्ट करते हैं। और फिर कोई भी गुणसूत्रीय परीक्षण करते हैं जिसके माध्यम से जो भी विकृतियां उत्पन्न होती है उस भ्रूण के अंदर उसका हम पता लगा सकते हैं। यानी आपको याद रखना है कि एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से हम कोई भी जो भ्रूण होता है उसके अंदर परीक्षण करके उसके अंदर जो भी अनुवांशिक विकृतियां हैं उसका पता लगा सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल सुई के द्वारा क्या करते हैं, एमनियोटिक द्रव को बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के पश्चात हम उस एमनियोटिक द्रव का परीक्षण करते हैं, टेस्ट करते हैं, जिसके माध्यम से कोई भी अगर विकृति उत्पन्न है किसी भी भ्रूण के अंदर तो उसका हम पता लगा सकते हैं। अब कई सारी विकृतियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे गुणसूत्रीय असामान्यताएं हो सकती है। अगर मान लीजिए होने वाला जो संतान है, जो भ्रूण अंदर पल रहा होता है गर्भाशय के अंदर, उसके अंदर मान लीजिए गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता हो गई है जिस कारण से सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि रोग हो जाता है जिसे हम सिंड्रोम कहते हैं। तो कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के सिंड्रोम हो सकते हैं जिनका भी हम पता लगा सकते हैं, किसके माध्यम से? जिसके माध्यम से हम लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस के माध्यम से पता लगा सकते हैं। कुछ उपापचयी अनियमितताएं होती है उनका भी हम पता लगा सकते हैं एमनियोसेंटेसिस विधि के माध्यम से, जैसे क्रिटेनिज्म रोग हो गया, इसके अलावा एल्केप्टोन्यूरिया हो गया, तो इनका भी हम पता लगा सकते हैं भ्रूण में ही। तो कुल मिलाकर के एमनियोसेंटेसिस भ्रूण परीक्षण की एक तकनीक होती है। इसमें एक हम सर्जिकल सुई लेते हैं जिसमें से हम क्या करते हैं कि मादा के गर्भाशय के अंदर उपस्थित जो एमनियोटिक द्रव होता है उसको बाहर निकालते हैं और उसका परीक्षण करके कई असामान्यताओं का पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि एमनियोसेंटेसिस क्या होती है, एक भ्रूण परीक्षण की तकनीक होती है। अगला क्वेश्चन है पुंकेसर की संरचना का नामांकित डायग्राम बनाइए। तो जब भी हम बात करते हैं किसकी? पुंकेसर की संरचना की। तो पुंकेसर की संरचना आप जब देखेंगे तो पुंकेसर की संरचना में आपको कुछ इस प्रकार से ऊपर वाला भाग दिखाई देगा। इस ऊपर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं? इस ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम? ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? इस वाले भाग को हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं परागकोश। तो ये आपको याद रखना है, परागकोश। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर एंथर। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एंथर। तो परागकोश या एंथर। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि जो ऊपरी वाला भाग होता है पुंकेसर की संरचना में इसको हम बोलते हैं एंथर, यानी कि परागकोश। अब परागकोश देखिए यहां पे 2 पाली वाला भी हो सकता है, जैसे यहां पे 2 पाली वाला बना है। 1 पाली वाला भी परागकोश हो सकता है, जैसे आप चाइना रोज में देखेंगे, गुड़हल के प्लांट में आप देखते हैं कि जो परागकोश होता है वो केवल एक ही पाली वाला होता है। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि 2 पाली वाला परागकोश है। तो परागकोश की संरचना हो गई। अब आपको याद रखना है कि परागकोश की संरचना के अंदर, किसके अंदर? परागकोश की संरचना के अंदर इस प्रकार से परागधानी होती है। क्या होती है?
इस प्रकार से परागधानी होती हैं, जिनका दूसरा नाम है लघु बीजाणुधानी। क्या नाम है इनका? तो इनका नाम आपको याद रखना है, इनको हम कहते हैं, आपको याद रखना है, इनको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। तो ये आपको याद रखना है, लघु बीजाणुधानी। तो ये हो गया हमारा लघु बीजाणुधानी। इसको हम बोल सकते हैं परागधानी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसे हम? लघु बीजाणुधानी या हम कह सकते हैं परागधानी। तो दोनों नाम आपको याद रखना है, बिल्कुल। तो देखिए, ये हमने देखा कि पराग कोष की संरचना है। पराग कोष की संरचना के अंदर क्या होता है, ये आपको कई सारे कोष्ठ दिखाई देंगे, जिनको हम बोलते हैं लघु बीजाणुधानी या परागधानी। इनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं लघु बीजाणुधानी को? माइक्रोस्पोरेंजियम। और जो ये नीचे का वाला भाग है, नीचे वाला भाग कहलाता है फिलामेंट। क्या कहलाता है? नीचे वाला जो भाग होता है ये कहलाता है फिलामेंट। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। यानी आप जब भी किसी पुंकेसर की या स्टेमेन की संरचना देखेंगे तो स्टेमेन की संरचना या पराग या पुंकेसर की संरचना में मुख्य रूप से दो भाग दिखाई देंगे, एक होता है पराग कोष और दूसरा होता है फिलामेंट। और इस पराग कोष की संरचना के अंदर लघु बीजाणुधानी या परागधानी होते हैं, और इन लघु बीजाणुधानी या परागधानियों के अंदर इस प्रकार से महीन पाउडर जैसी आपको संरचनाएं दिखाई देगी। किस प्रकार से? इस प्रकार से महीन पाउडर जैसी संरचनाएं दिखाई देगी, जिसे हम बोलते हैं क्या? परागकण या लघु बीजाणु। इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये जो महीन पाउडर जैसी संरचना है, इन्हें हम बोलते हैं पोलन ग्रैंड। क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं पोलन ग्रैंड। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रैंड। तो ये आपको याद रखना है, इन्हें हम बोलते हैं पोलन ग्रैंड। तो पोलन ग्रैंड जो है, इनको हम बोलते हैं परागकण या लघु बीजाणु। और यही क्या होते हैं? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका मानी जाती है। तो जब भी हम बात करेंगे पुंकेसर की संरचना की, तो पुंकेसर की संरचना में आपको याद रखना है कि दो भाग, मुख्य भाग होते हैं परागकोश यानी कि एंथर, और दूसरा भाग होता है फिलामेंट, जिसको कि हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पुतंतु। और इन दो पाली को जोड़ने वाला जो स्थान है, तो इसको कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल सकता है, इसको हम बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं? योजी। या इसका दूसरा नाम भी कहीं कहीं पे आपको संयोजी लिखा भी मिल सकता है। तो योजी का मतलब होता है जो दोनों पालियों को आपस में जोड़ता है। तो पुंकेसर की संरचना में आपको याद रखना है, दो मुख्य भाग होते हैं परागकोश और फिलामेंट, और इसके अंदर होती है परागधानी या लघु बीजाणुधानी, जिनके अंदर होते हैं परागकण या लघु बीजाणु, या इंग्लिश में बोले तो पोलन ग्रैंड। तो ये है पुंकेसर की संरचना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामक औषधियां क्या होती है? तो देखिए, सामक औषधियों की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत पूरी की पूरी ऐसी औषधियां आती है जो कि सीधे मस्तिष्क पर आघात करती है, यानी कि सीधे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को निष्क्रिय करने वाली औषधियां शामिल है। किसके अंतर्गत? सामक औषधियों के अंतर्गत। तो ऐसी औषधियां जो कि डायरेक्ट हमारे ब्रेन पे यानी कि मस्तिष्क पे आक्रमण करती हैं और उन्हें नष्ट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं सामक औषधियां। तो सामक औषधियां ऐसी औषधियां होती है जो कि मुख्य रूप से हमारे मस्तिष्क को यानी कि डायरेक्ट केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं। इन औषधियों को हम सामक औषधियां कहते हैं। सामक औषधियां देखिए क्या कर देती हैं, ये शरीर को निश्चिंत कर देती हैं और इसके अलावा शरीर को सुस्त कर देती हैं, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, मस्तिष्क कुछ समय के लिए निष्क्रिय अवस्था में चला जाता है। और यदि इनकी अधिक मात्रा में कोई व्यक्ति सेवन करता है तो इनकी अधिक मात्रा में सेवन करने से नींद भी आने लगती है। अतः इसी कारणों से हम इन औषधियों को क्या कहते हैं? हिपेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपेटिक्स कहते हैं। जैसे इसके एग्जांपल देख सकते हैं, बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइएज़ोपिन्स, ये दोनों बेस्ट एग्जांपल हैं किसके? सामक औषधियों के। तो सामक औषधियां ऐसी औषधियां हैं जो कि डायरेक्ट हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि मस्तिष्क पर आक्रमण करती हैं और उन्हें निष्क्रिय कर देती हैं। इसके एग्जांपल आप देख सकते हैं, बार्बिटूरेट्स और बेंजोडाइएज़ोपिन्स। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये औषधियां शरीर को सुस्त कर देती हैं, निश्चिंत कर देती हैं। साथ ही साथ ज्यादा मात्रा में अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन करता है तो उसे नींद आने लगती है, जिस कारण से ही हम इन औषधियों को हिपेटिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिपेटिक्स भी कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिजैविकों को उदाहरण सहित समझाइए। तो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की यदि हम बात करते हैं तो नॉर्मली जैसे ही हम बात करते हैं एंटीबायोटिक की तो कई सारे आपके माइंड में क्वेश्चन आएंगे। जैसे एंटीबायोटिक से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि प्रथम प्रतिजैविक कौन सा था? तो आपको याद रखना है पेनिसिलिन जो है प्रथम प्रतिजैविक था। फिर आता है कि प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना है कि वाक्समैन ने किया था। किसने किया था? वाक्समैन ने किया था। अब बात करते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक हैं क्या? तो देखिए, ऐसी औषधियां जो कि बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती हैं, उन औषधियों को ही हम कहते हैं एंटीबायोटिक या हम हिंदी में कहते हैं प्रतिजैविक। और प्रतिजैविक के यदि हम उदाहरणों की बात करते हैं तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इसके अलावा इरियोमाइसिन आदि।
ये सारे के सारे बेस्ट एग्जाम्पल है किसके, एंटीबायोटिक के यानी कि प्रतिजैविकों के। तो प्रतिजैविकों के एग्जाम्पल में आपको सबसे बढ़िया एग्जाम्पल याद रखना है क्या, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपको याद रखना है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और इरियोमाइसिन। ये तीनों बेस्ट एग्जाम्पल है प्रतिजैविक के। प्रतिजैविक देखिए एक प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जिनका काम भी क्या होता है, सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। मतलब ये प्रतिजैविक जो होते हैं इनको सूक्ष्म जीवों से ही तैयार किया जाता है। सूक्ष्म जीव क्या हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गए, इसके अलावा फंगाई हो गया। तो इस प्रकार से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हीं से तैयार किया जाता है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक को, और इनका यूज भी सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए किया जाता है। यदि हम बात करते हैं जीवाणु और रोगाणु की, तो स्पेशली कई प्रकार के जीवाणु हो सकते हैं जिनसे कई प्रकार की हम प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक को तैयार करते हैं। देखिए शरीर में विभिन्न रोग उत्पन्न करती हैं। जैसे एंटीजन कोई शरीर में प्रवेश करता है तो बहुत सारे रोग उत्पन्न करता है। सूक्ष्म जीव, कोई भी सूक्ष्म जीव है जैसे बैक्टीरिया हो गए, इसके अलावा कोई भी अदर एंटीजन हो गया, ये जैसे ही शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तरह तरह के क्या करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ये क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, और शरीर जो होता है वो दिनों दिन क्या होने लग जाता है, कमजोर होने लग जाता है। अतः ऐसे में प्रतिजैविक दवाओं का सेवन जो है अनिवार्य हो जाता है। सिंपल सी बात है कि प्रतिजैविक आपको याद रखना है कि कोई भी सूक्ष्म जीवों से तैयार की गई औषधियां हैं जिनका उपयोग भी हम क्या करते हैं, सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए करते हैं। कई सारे एग्जाम्पल हैं आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरियोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब एग्जाम्पल आपको याद रखना है। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि जो एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होते हैं ये बीमारी पैदा करने वाले कोई भी अगर सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट कर देती हैं या तो उनकी वृद्धि को रोकने का काम करती हैं, उन्हें हम कहते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, एल्कोहलों के हानिकारक प्रभाव लिखिए। तो देखिए एल्कोहल के कई सारे हानिकारक प्रभाव हैं। पहला हानिकारक प्रभाव क्या है कि इसको ज्यादा मात्रा में पीने से जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क पर नियंत्रण की शक्ति पूरी तरह से क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जिस कारण से एल्कोहल पीने के बाद व्यक्ति क्या होने लगता है, सुस्त हो जाता है और वो अपना होशो हवास क्या हो जाता है, होशो हवास खो देता है। तो कुल मिलाकर के पहला रीजन तो यही है कि इसको पीने से मस्तिष्क के नियंत्रण की शक्ति क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। दूसरा कारण क्या है कि देखिए एल्कोहलों को पीने से, दूसरा कारण यहां से स्टार्ट करना है आपको, तो एल्कोहलों के पीने के बाद से मनुष्य की जो गलत सही सोचने की क्षमता होती है ये भी क्या हो जाती है, खत्म होने लग जाती है। मतलब व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले पाता, उसके सोचने समझने की क्षमता जो है ये भी खत्म हो जाती है। प्रायः यदि हम बात करते हैं अधिकांश अपराधों की, तो शराब पीने के बाद ही अधिकांश जो दुर्घटनाएं होती है वो भी होती है। इसके अलावा कोई भी जो अपराध होते हैं वो भी शराब पीने के बाद, यानी कि आप कह सकते हैं कि एल्कोहलों का अधिक मात्रा में सेवन करने के पश्चात ही होते हैं। तो कुल मिलाकर के पहला कारण है कि मस्तिष्क पर नियंत्रण की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दूसरा है वही कारण है घुमा फिरा करके कि सही गलत सोचने की क्षमता जो है क्षीण हो जाती है। सही गलत सोचने की क्षमता उतनी समय व्यक्ति खो देता है और कई सारे अपराध ऐसे समय में हो जाते हैं। बाइक से कई सारी सड़क दुर्घटनाएं भी हो जाती है। आप देख भी सकते हैं कि एल्कोहलों के कारण सड़क एवं औद्योगिक दुर्घटनाओं में भी कई सारी मात्रा में वृद्धि होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। चौथा एक आखिरी रीजन आपको यह याद रखना है कि एल्कोहलों का अगर ज्यादा प्रयोग करते हैं तो इससे अमाशय यानी स्टमक, हार्ट, लीवर और इसके अलावा अन्य ग्रंथों की जो पेशियां होती है यानी जो मसल्स होती हैं ये भी क्या हो जाती हैं, कमजोर होने लग जाती हैं, जिससे अंग जो होते हैं ये सही तरह से कार्य नहीं कर पाते हैं। तो चार इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। पहला क्या है कि मस्तिष्क के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। फिर आपको याद रखना है कि मस्तिष्क पर नियंत्रण की शक्ति खत्म हो जाती है पूरी तरह से। और फिर अधिक मात्रा में एल्कोहलों के सेवन से आपको याद रखना है कि सड़क दुर्घटनाएं होती है, औद्योगिक दुर्घटनाएं होती है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कई सारे पार्ट या कई सारे अंग होते हैं शरीर के जो भी क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिनकी मांसपेशियां, जिस कारण से वो अंग सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं। चलिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है स्व प्रतिरोधकता क्या होती है, सेल्फ इम्यूनिटी क्या होती है, इसको आपको बताना है। स्व प्रतिरोधकता की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ऐसी प्रतिरोधकता जो जीवों के अंदर किसी भी प्रकार से अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाती है, उसे हम कहते हैं स्व प्रतिरोधकता। देखिए सबसे पहले तो आपको प्रतिरोधकता समझना है। प्रतिरोधकता का मतलब होता है कि देखिए हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। तो किसी भी व्यक्ति के अंदर रोगों से लड़ने की जो क्षमता डेवलप या विकसित हुई है उस क्षमता को ही हम कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा भी आप इसको कह सकते हैं, इम्यूनिटी आप कहते हैं। तो ऐसी प्रतिरोधकता यानी ऐसी प्रतिरक्षा या प्रतिरोधकता जो किसी भी व्यक्ति के अंदर अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाए। मतलब आरबीसी की अगर प्रतिरोधकता है तो आरबीसी के खिलाफ ही पैदा हो जाए। तो इस प्रकार से ऐसी प्रतिरोधकता को हम कहते हैं स्व प्रतिरोधकता। मतलब ऐसी प्रतिरोधकता जो कि जीवों में अपनी ही रचनाओं के खिलाफ पैदा हो जाए, उन्हें हम कहते हैं स्व प्रतिरोधकता।
और यह प्रतिरोधकता जो होती है स्पेशली कई बीमारियों को पैदा करती है। अगर स्वप्रतिरोधकता किसी व्यक्ति के अंदर हो गई है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर कई सारी बीमारियां पैदा होगी, और ये बीमारियां इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की किस रचना के प्रति प्रतिरोधकता विकसित हुई है, और जिस रचना के प्रति मतलब जिस अंग में प्रतिरोधकता डेवलप हुई है उस अंग के प्रति ही नुकसान होगा, और हमको समझ में आ जाएगा कि किस अंग में प्रतिरोधकता स्वप्रतिरोधकता उत्पन्न हुई है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो इसका एक सबसे बड़ी एग्जाम्पल आपको याद रखना है कि अगर शरीर में जो आरबीसी होती है, क्या होती है शरीर की जो आरबीसी यानी कि जो रेड ब्लड सेल होती है या रेड ब्लड कॉर्पसेल्स होती है, उसके प्रति यदि हम देखें तो अगर शरीर में आरबीसी के प्रति यदि प्रतिरोधकता विकसित हो जाती है तो वह अपने ही आरबीसी को क्या करने लगती है, नष्ट करने लगती है। और जब आरबीसी की कमी होगी ब्लड के अंदर, मतलब ब्लड की कमी हो रही है, तो ब्लड की कमी से कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग होगा। तो अगर शरीर के अंदर आपको याद रखना है कि आरबीसी के प्रति यदि प्रतिरोधकता स्वप्रतिरोधकता पैदा हो जाती है तो वह अपनी ही आरबीसी को नष्ट करने लग जाती है, और आरबीसी की कमी होगी यानी हीमोग्लोबिन की कमी होगी, रक्त की कमी होगी, तो कुल मिलाकर के एनीमिया रोग होगा। तो इस प्रकार से अगर कोई भी प्रतिरोधकता स्वयं के प्रति स्वयं की रचना के प्रति पैदा हो जाती है तो उसे हम कहते हैं स्वप्रतिरोधकता या सेल्फ इम्यूनिटी। इसका एग्जाम्पल बढ़िया है, आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि टी कोशिका एवं बी कोशिका पर टिप्पणी लिखिए। देखिए टी कोशिका एवं बी कोशिका की यदि हम बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो रेड ब्लड सेल होती है, ब्लड में दो ही चीजें तो उपस्थित होती है, एक होती है सेल और दूसरी होती है प्लाज्मा। तो जो सेल होती है वो तीन टाइप्स की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है जिसको कि हम बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं या श्वेत रुधिर कोशिकाएं, जिनको कि हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। क्या बोलते हैं, लिम्फोसाइट। तो शरीर की प्रतिरक्षात्मक तंत्र की मुख्य कोशिकाएं होती है, क्या होती है, देखिए श्वेत रुधिर कोशिकाएं जो होती है इनमें लिम्फोसाइट पाई जाती है। क्या पाई जाती है, लिम्फोसाइट पाई जाती है कोशिकाएं। और ये लिम्फोसाइट कोशिकाएं स्पेशली जो होती है दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो दोनों कोशिकाएं जो है, एक टी कोशिका हमारी है, एक बी कोशिका। तो ये एक टी लिम्फोसाइट होती है, एक बी लिम्फोसाइट कोशिका। तो जो डब्ल्यूबीसी होती है शरीर की, इस डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है टी लिम्फोसाइट और एक होती है बी लिम्फोसाइट। दोनों आपको याद रखना है। और ये टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सुने होंगे कि जो डब्ल्यूबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी को हम वीर सिपाही कहते हैं। क्यों, क्योंकि यह एक सिपाही की भांति हमारे शरीर की रक्षा करती है। कैसे रक्षा करती है, तो इस डब्ल्यूबीसी के अंदर लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती है। लिम्फोसाइट दो प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इसमें एक बड़ी होती है, एक छोटी। और दोनों लिम्फोसाइट क्या करती है कि शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने का काम करती हैं और कई प्रकार के एंटीबॉडी को डेवलप करने में भी सहयोग प्रदान करती हैं। तो ये दोनों ही कोशिकाएं क्या करती है कि भ्रूणीय अवस्था में यकृत कोशिकाओं को और वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा कोशिका द्वारा बनती हैं। जो टी कोशिका एवं बी कोशिका का फॉर्मेशन होता है वो कहां से होता है यदि आपसे पूछा जाए तो जब भ्रूणीय अवस्था में कोई शिशु होता है तो भ्रूणीय अवस्था में आपको याद रखना है कि यकृत कोशिकाओं के अंदर यानी कि यकृत के अंदर निर्माण होता है टी और बी लिम्फोसाइट का। और यदि जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वयस्क अवस्था में अस्थिमज्जा यानी कि बोन मैरो, तो बोन मैरो के अंदर किसका निर्माण होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का। तो ये दोनों कोशिकाएं क्या करती है कि परिपक्व होने के पश्चात रुधिर की जो कोशिकाएं होती है मतलब रुधिर में मिल जाती हैं और लसिका में इन्हीं के साथ मिलकर के प्रवाहित होती रहती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। और मेन इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि टी कोशिकाएं जो होती है ये प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करती हैं, यानी शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करती हैं। जबकि जो बी कोशिकाएं होती है यानी जो बी लिम्फोसाइट होती हैं ये प्रतिरक्षियों का यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को प्रेरित करती हैं और एंटीबॉडी के निर्माण में सहायक होती हैं। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि टी कोशिका एवं बी कोशिका, इनको हम टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट भी कहते हैं। और ये दोनों ही कोशिकाएं जब भ्रूणीय अवस्था में होता है व्यक्ति तो कहां होता है, लीवर में इनका निर्माण होता है। और जब वयस्क हो जाता है व्यक्ति तो इनका निर्माण कहां हो जाता है, अस्थिमज्जा में यानी कि बोन मैरो में। दोनों ही कोशिकाएं क्या करती है कि शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बनाने का काम करती हैं। जो हमारे टी लिम्फोसाइट की कोशिका होती है ये मुख्य रूप से किसका निर्माण करती है, ये हमारे शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है। जबकि बी लिम्फोसाइट क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। और आपको पता है कि एंटीबॉडी का काम क्या है, एंटीजन को खत्म करना यानी किसी भी रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता शरीर के अंदर विकसित करना। तो इस प्रकार से ये दोनों शरीर के लिए इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं जो कि हमारी वीर सिपाही की भांति रक्षा करती हैं। अगला क्वेश्चन है साइकोट्रॉपिक औषधियां क्या होती है। तो देखिए ऐसी औषधियां
जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम साइकोट्रॉपिक औषधियां कहते हैं। नाम से स्पष्ट है, साइकोट्रॉपिक, साइकोलॉजिस्ट हम किसको कहते हैं, दिमाग के डॉक्टर को। तो कुल मिला के साइकोट्रॉपिक से यहां पे बना है साइकोट्रॉपिक औषधियां। तो औषधियों का मतलब क्या है, औषधियां क्या करती है, जो प्रभावित करती है किसी न किसी अंग को। तो ऐसी औषधियां जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति यानी सोचने समझने की जो क्षमता है उसको और मानसिक प्रक्रिया इनको प्रभावित करती है, उन्हें हम कहते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। तो साइकोट्रॉपिक औषधियां आपको याद रखना है कि ऐसी औषधियां होती है जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति को और साथ ही साथ मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, उन्हें हम कहते हैं साइकोट्रॉपिक औषधियां। यदि कोई व्यक्ति इनका निरंतर उपयोग करता है तो उसके व्यवहार में यानी बिहेवियर में, इसके अलावा होशो-हवास में, सोचने समझने की क्षमता में, बोधगम्यता में परिवर्तन आ जाता है। अतः इन्हें हम मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं। देखिए, अगर कोई व्यक्ति इसका निरंतर उपयोग करता है तो उसका मन भी परिवर्तित हो सकता है, इसीलिए इसको हम मनोदशा मतलब मन की जो दशा है वो भी परिवर्तित कर देती है ये औषधियां। तो इसीलिए हम साइकोट्रॉपिक औषधियों को मनोदशा परिवर्तक औषधि भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है कि ऐसी औषधियां जो कि मस्तिष्क पर चिंतन शक्ति यानी कि मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, साइकोट्रॉपिक औषधियां कहलाती है। अगर कोई व्यक्ति इनका निरंतर उपयोग करता है तो उनके व्यवहार में चेंजेस आ सकते हैं, होशो-हवास में चेंजेस आ सकते हैं। और इनके सेवन से आपको यह भी याद रखना है कि लगातार कोई व्यक्ति अगर इनका सेवन करता है तो वह इसका आदी भी हो सकता है, यानी कि उसको लत लग सकती है इस दवाओं की। तो साइकोट्रॉपिक औषधियां एक विशेष प्रकार की खतरनाक औषधियां होती हैं जो कि मनुष्य की चिंतन शक्ति एवं मानसिक प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, साइकोट्रॉपिक औषधियां कहलाती है। कई सारी साइकोट्रॉपिक औषधियां आजकल टैबलेट यानी कि गोली के फॉर्म में भी मार्केट में मिलती हैं, जिसको आप देखते होंगे अपने आस-पास के कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि दिन भर नशे में धुत रहते हैं और वो इन्हीं नशे वाली दवाइयों का सेवन करते रहते हैं, जिस कारण से उनके मनोदशा में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि उनके सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है और उनका होशो-हवास भी चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से साइकोट्रॉपिक औषधियां आपको याद रखना है कि ऐसी औषधियां होती है जो कि चिंतन शक्ति को प्रभावित करती हैं। अगला क्वेश्चन है एलर्जी क्या है, एलर्जी को समझाना। तो एलर्जी की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, जब हमारे शरीर में क्या होता है कि ऐसा कोई पदार्थ प्रवेश करता है जिसके प्रति उच्च प्रतिरोधक क्षमता का विकास हो गया हो, मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई भी ऐसा एंटीजन प्रवेश करे जिसके प्रति पहले से ही हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र विकसित हो चुका हो। तो आपको याद रखना है कि शरीर के अंदर उच्च प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की प्रबल क्षमता, तो कोई भी ऐसा एंटीजन अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है जिससे लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी पहले से ही उच्च प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो गई है, तब ऐसे में होता क्या है कि अचानक से हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियात्मक होने लगती है। जैसे ही कोई एंटीजन या कोई भी खतरनाक रोगाणु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो उनसे लड़ने के लिए कोई भी एंटीबॉडी विशेष प्रकार के हमारे शरीर के अंदर डेवलप हो चुके होते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा तंत्र उच्च मात्रा में डेवलप हो चुकी होती है। अब जैसे ही एंटीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा वैसे ही अचानक से हमारे शरीर में तीव्रता से क्या होने लगेगा, हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं जो है वो होने लगती है। और जब ये उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं अचानक से होती है तो शरीर में क्या होती है, जलन होती है, खुजली होती है या दाने के रूप में दिखाई देती है। अक्सर आप देखे होंगे कि कई सारे व्यक्तियों को कहते हैं कि हमको धूप से एलर्जी है, जैसे ही वो धूप में जाते हैं उनके शरीर में दाने निकल आते हैं, खुजली होने लगती है पूरे शरीर में, तो वो कहते हैं कि हमको धूप से एलर्जी है। तो एलर्जी में क्या होगा कि जैसे ही कोई भी खतरनाक रोग कारक पदार्थ शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो एंटीजन को नष्ट करने के लिए जो एंटीबॉडी अंदर डेवलप होंगे, इसके अलावा जो भी शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है हमारा वो मजबूती के साथ जब विकसित हो चुका होता है तो जैसे ही वो रोगाणुओं के प्रति लड़ना स्टार्ट करेगा, शरीर के अंदर उच्च प्रतिरोधात्मक क्रियाएं होने लगती है, जिसका परिणाम या जिसका रिजल्ट आप कह सकते हैं खुजली के रूप में या दाने के रूप में या जलन के रूप में हमको दिखाई देता है। और इन्हीं सभी क्रियाओं को हम एक साथ क्या कहते हैं, एलर्जी कहते हैं। और इसी प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि जो एलर्जी होती है वो हमारे शरीर में उच्च प्रतिरोधात्मक क्षमता का प्रतीक होती है, यानी अगर एलर्जी हो रही है मतलब हमारे शरीर के अंदर किसी रोग विशेष से लड़ने के लिए उच्च प्रतिरोधात्मक क्षमता डेवलप हो रही है या हो चुकी है। आप कह सकते हैं कि धूल एवं पराग कणों के सौंदर्य प्रसाधनों से, इसके अलावा कई सारे विविध संसाधनों के माध्यम से, रसायनों के माध्यम से तथा रोग कारकों के कारण एलर्जी के लक्षण दिखाई देते हैं। एलर्जी के लक्षण किसके किसके कारण दिखाई दे सकता है, तो मुख्य रूप से धूल धुआं के कारण, पराग कणी सौंदर्य जो होता है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के कई सारे प्रसाधन है जो कि रासायनिक भी हो सकते हैं, केमिकल भी हो सकते हैं, इनके माध्यम से भी कई सारी विभिन्न प्रकार की एलर्जी हमको देखने को मिल सकती है। तो एलर्जी भी आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन क्या है। टीकाकरण की यदि हम बात करते हैं तो टीकाकरण एक ऐसा उपाय होता है
जिसमें कि हम क्या करते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी जीव में किसी रोग के प्रति प्रतिरोधकता को पैदा किया जाता है। सपोज करिए आप देखे होंगे जैसे ही कोई बच्चा होता है तो उसको 1.5 मंथ में लगाते हैं, फिर 3 मंथ में लगाते हैं टीका। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि टीकाकरण के माध्यम से हम क्या करेंगे, टीकाकरण एक उपाय है। कैसा उपाय है, इसके माध्यम से या तो हम इंजेक्ट कर सकते हैं इंजेक्शन के माध्यम से, या हम ड्रॉप के माध्यम से क्या कर सकते हैं, टीके को वैक्सीनेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से टीकाकरण एक ऐसा उपाय होता है जिसके माध्यम से किसी भी जीव के अंदर हम किसी रोग विशेष के प्रति, जैसे आप देखेंगे बीसीजी का टीका लगाते हैं, तो बीसीजी का टीका लगाने का मतलब क्या है कि बीसीजी के प्रति यह टीका क्या करेगा, शरीर के अंदर जा करके रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को डेवलप कर देगा। यानी कि बीसीजी अगर होगा तो उससे व्यक्ति निपट सके, यानी कि उसके अंदर ऐसी प्रतिरोधात्मक क्रियाएं हो सके जो कि उससे लड़ सके, यानी ऐसी प्रतिरोधकता डेवलप हो जाए टीकाकरण से, जो कि जैसे ही कोई मान लीजिए जीवाणु प्रवेश करता है उसका, तो वो उसको नष्ट कर सके। यानी टीकाकरण एक ऐसा उपाय होता है जिसके माध्यम से हम किसी भी जीव के अंदर, पर्टिकुलर जीव के अंदर किसी विशेष रोग के प्रति हम प्रतिरोधकता जो है उत्पन्न कर सकते हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता जो है विकसित कर सकते हैं। अगर हम वैक्सीन का प्रवेश करा देते हैं जिसके कारण बच्चे के अंदर क्या होता है, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हो जाती है, जिस कारण से कोई भी रोग जो होता है इतना जल्दी उसको प्रभावित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से टीकाकरण एक ऐसा उपाय होता है जिसके द्वारा हम किसी भी जीव में किसी रोग के प्रति रोग प्रतिरोधकता को पैदा किया जा सकता है। और इस तकनीक में देखिए होता क्या है, तो कोई भी जो कमजोर रोग कारक होता है उस कमजोर रोग कारक जीव को हम क्या करते हैं, शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। जैसे ही प्रवेश कराएंगे हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होती है वो प्रेरित हो जाती है, और प्रेरित जब हो जाएगी तो रोग कारक के प्रति वो क्या करने लगती है, प्रतिरक्षियों का निर्माण करने लगती है। अब आप जाहिर सी बात बताइए कि एंटीबॉडी का जब निर्माण होगा तभी तो बाहर से कोई बैक्टीरिया या एंटीजन आएगा तो उसको नष्ट करने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर डेवलप होगी। तो शरीर के अंदर जब प्रतिरोधात्मक क्षमता या प्रतिरोधकता विकसित हो गई है, इसका मतलब एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है। तो जैसे ही कोई शरीर के अंदर कमजोर रोग कारक जीव को हम शरीर के अंदर प्रवेश करा देते हैं, वैसे ही शरीर की जो प्रतिरक्षात्मक तंत्र होता है वो प्रेरित हो जाता है और कुछ विशेष प्रकार के एंटीबॉडियों का निर्माण करके स्वप्रतिरोधकता या क्षमता का विकास कर देते हैं, यानी रोगों से लड़ने की क्षमता का विकास कर देते हैं। और जब वास्तविक कोई रोगाणु प्रवेश करेगा, जब बाहर से कोई वास्तविक एंटीजन प्रवेश करेगा जो कि शरीर के लिए वास्तव में नुकसानदेह है, तो वो क्या करेगा, शरीर में जैसे ही प्रवेश करते हैं तब ये प्रतिरक्षी जिनका की निर्माण होता है, ये प्रतिरक्षी उन्हें क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और रोगों से जीव की क्या हो जाती है, रक्षा हो जाती है। इस प्रकार कोई भी अगर रोग कारक या रोगाणु है उसको कृत्रिम रूप से प्रवेश कराने वाला जो कारक होता है उसी को हम क्या कहते हैं, टीका कहते हैं। तथा किसी व्यक्ति के शरीर में वैक्सीन को प्रविष्ट कराना टीकाकरण कहलाता है। कोई भी व्यक्ति है उस व्यक्ति के शरीर के अंदर हम टीकाकरण को इंजेक्ट कराते हैं, टीकाकरण लगाते हैं, मतलब टीका को लगाते हैं, तो टीका को उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कराने की जो प्रक्रिया है उसे हम कहते हैं टीकाकरण, यानी कि वैक्सीनेशन। तो कोई भी रोगाणु है उस रोगाणुओं को कृत्रिम रूप से, आर्टिफिशियल रूप से शरीर में प्रवेश कराने वाले जो कारक होते हैं या फैक्टर होते हैं उन्हें हम कहते हैं टीका, और टीका को शरीर के अंदर प्रविष्ट कराना ही कहलाता है टीकाकरण, यानी कि वैक्सीनेशन। तो इस प्रकार से टीकाकरण एक ऐसा उपाय होता है जिसके माध्यम से हम शरीर के अंदर किसी रोग के प्रति रोग कारक क्षमता या रोग प्रतिरोधकता क्षमता को डेवलप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डेफिनेट रूप से कई सारे क्वेश्चन यहां से देखने को जरूर मिलेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।